जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। एक एक न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आपकी पहली न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या कहता है। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। बिल्कुल दोस्तों, जब लोग सोच ही रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगा, लोग सोच ही रहे हैं कि यार कितनी मेहनत करता है लेकिन फिर भी इससे कुछ हासिल नहीं हो पाता, याद रखिएगा उनकी सोच और आपके भरोसे में बस थोड़ा सा ही फासला होगा। जब आप गिव अप करोगे, उस फासले को देखना कि बस थोड़ा सा और फासला सफर कर लेता हूं, थोड़ा सा और फासले को कवर कर लेता हूं, फिर तो मंजिल मेरी ही है। और उस जीत का मजा ही अलग होता है जब लोगों को आप पर भरोसा नहीं होता और आप कर दिखाते हो। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है। देखिए दोस्तों, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, है ना। लगता है बहुत सारे लोगों को कि महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही हैं, कुछ लोगों को लगता है महिलाएं कमजोर हैं। उन्हें मैं न जाने कब से समझाता आ रहा हूं कि भाई वो महिला है, चार चार पांच पांच पुरुषों के बराबर सोचने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसने पूरी धरती को जना है। आप उसको कमजोर समझ रहे हो। आज यहां पर आप देखोगे मेजर स्वाति संता ने साबित कर दिया है कि भाई साहब महिलाओं को कमजोर करना छोड़ दो, महिलाओं को कमजोर समझना छोड़ दो। तो देखिए, इंडियन आर्मी मेजर स्वाति संथा जो है, इंडियन आर्मी मेजर स्वाति संथा जो है, उन्हें यूनाइटेड नेशन, याद रखना, उन्हें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 मिला है। और किसके लिए मिला है? जनरल इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए मिला है। जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अभी देखिए आर्मी में एक मिथ है, एक आर्मी में एक पुरानी धारणा है कि नहीं यार, आर्मी में महिलाएं बहुत कम जाती हैं, फोर्सेज में महिलाएं बहुत कम जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है और इसी मिथ को गलत साबित कर दिया है हमारी मेजर स्वाति सांथा ने, हमारी देश की बेटी स्वाति सांता जी ने। ना तो सिर्फ फौज में भर्ती हुई, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में भी गई। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में भी गई है। ये याद रखिएगा, पीस कीपिंग फोर्स में भी गई है। और सिर्फ गई ही नहीं है, वहां पे इन्होंने अवार्ड भी जीता है। वहां पे इन्होंने यूनाइटेड नेशन की तरफ से अवार्ड भी जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग। जेंडर इंक्लूसिव का मतलब, ये जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, इसमें जेंडर को इंक्लूड किया गया, यानी कि फीमेल पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने जा रही है। सोचिए, यहां सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने जा रही है। उनको ये अवार्ड दिया गया है जेंडर इंक्लूसिव के लिए, याद रखिएगा। यानी कि ये जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन कर रही है, जिस तरीके से अपनी अपनी सिर्फ बोलना ही नहीं है, अपने एक्शन को करके दिखाना है, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। और ये अवार्ड इनको किसने दिया है? तो एंटोनियो गुटेरेस ने दिया है। याद रखना, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी जनरल, यूएन के सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है बच्चों, एंटोनियो गुटेरस ने दिया है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी भारतीय सेना की मेजर स्वाति सांता कुमार को लैंगिक समावेश शांति स्थापना के लिए, लैंगिक समावेश यानी कि महिलाओं को भी इंक्लूड करके चलना, फीमेल इंक्लूजन या फिर महिला इंक्लूजन आप लोग कह सकते हो, कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, जिसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों, और ये आप इनका नाम देखेंगे, ठीक है, मेजर स्वाति, याद रखिएगा, ठीक है, मेजर स्वाति, मेजर स्वाति शांता, ठीक है बच्चों, मेजर स्वाति शांता कुमार, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, चलिए अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। मुंबई होस्ट ट्राई सर्विसेज वेटरन डे परेड। अभी देखिए, मुंबई में एक वेटरन डे परेड होता है, वेटरन डे परेड, ठीक है बच्चों, याद रखना क्या है ये वेटरन डे परेड। वेटरन
डे परेड क्या होती है? अब ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारे ऐसे सैनिक हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं जिन्होंने अच्छी सेवा दी है, अपने देश की सेवा की है, मातृभूमि की सेवा की है, चाहे वो आर्मी से हो, एयरफोर्स से हो, और या फिर नेवी से हो, जब भी हम तीनों सेनाओं की बात करते हैं ना बच्चों, तो याद रखना उन्हें हम लोग ट्राई सेवा बोलते हैं, ट्राई सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राई सर्विसेज। तो वेटरन्स उनको कहते हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में यहां या फिर बहुत उत्कृष्ट कार्य किया हो, उन्हें हम लोग वेटरन्स कहते हैं। तो हर साल वेटरन्स डे परेड होती है और 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है 14 तारीख ही क्यों? और 14 तारीख इसलिए बच्चों कि 14 जनवरी 1953 को ठीक है, जो हमारे आर्मी के चीफ थे एम करियप्पा सर, आर्मी चीफ एम करियप्पा सर, ठीक है बच्चों, एम करियप्पा सर थे, वो रिटायर्ड हुए थे। इसीलिए उन्हीं की रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए भारत में जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, नॉट ओनली ऑफिसर्स, चाहे जवान है किसी भी रैंक पर हो, आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, यानी कि ट्राई सर्विसेज से, यानी कि ट्राई सर्विसेज से, याद रखना आप लोग, ट्राई सर्विसेज से जितने भी जवान हैं वो रिटायरमेंट के बाद इसी 14 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वेटरन्स डे परेड करते हैं। लेकिन इस बार वेटरन्स डे परेड 11 जनवरी को ही हो गई। इस बार वेटरन्स डे परेड 11 जनवरी को ही हो गई, 2026 को ही हो गई, याद रखना। और इसकी जो शुरुआत करवाई गई है, होता है ना हरी झंडी दिखाना, तो आप देखोगे स्वामीनाथन सर ने की, कृष्णा स्वामीनाथन ने की, वेस्टर्न कमांड, ठीक है, इंडियन नेवी, याद रखना वेस्टर्न कमांड, ठीक है बच्चों, नौसेना, हमारी जो नौसेना है, नौसेना का वेस्टर्न कमांड चीफ, ठीक है, वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड के जो हेड हैं, कमांड का जो चीफ है, क्या नाम है इनका बच्चों? ठीक है, कुमार स्वामीनाथन कुमार सर, ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन कुमार सर, कृष्णा स्वामीनाथन सर हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना कृष्णा स्वामीनाथन सर ने। अभी देखिए 11 जनवरी 2026 को मुंबई के मरीन ड्राइव पर, और मुंबई का मरीन ड्राइव ही क्यों? मरीन ड्राइव ही क्यों? आज की डेट में मरीन ड्राइव सिर्फ घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक टाइम पे इंडियन नेवी का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ करता था। तो ये इंडियन आर्मी की विरासत को देखते हुए यहां पर 11 जनवरी 2026 को मुंबई के मरीन ड्राइव पर 5वीं त्रिसेना वेटरन्स डे परेड, और कौन सा संस्करण है इसका? 5th संस्करण है, परेड की मेजबानी की, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, तथा परेड को पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जितने भी हमारे रिटायर हुए फौजी भाई होते हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, उन सबको यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। और ज्यादातर, एक बात आपको सुन के हैरानी होगी कि इनमें ज्यादातर 80 साल की उम्र से ज्यादा थे, 80 प्लस की उम्र के थे ज्यादातर सैनिक। आप सोचिए कितना उत्साह, कितना जज्बा रहा होगा उनके अंदर कि भाई वो जा रहे हैं और अभी भी उस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। परेड जिस उम्र में आमतौर पर इंसान थक चुके होते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सिर्फ चाय पानी चल रहा होता है, उस उम्र में ये लोग परेड कर रहे हैं भाई साहब। आप सोचने वाली बात है। ये देखिए दिखाई दे रहा, ये किस तरीके से बुजुर्ग लोग आ रखे हैं, किस तरीके से, मतलब ये एक उम्दा चीज है देखने के लिए, एक बहुत ही एनकरेज करने वाली चीज है। अगला न्यूज, विराट कोहली दूसरे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। विराट कोहली ने अभी 28,000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने टोटल 28,000 रन पूरे किए हैं। 28,000 रन विराट कोहली ने पूरे कर लिए हैं, ठीक है, याद रखना। और 28,000 रन पूरे करने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है पहले खिलाड़ी के नाम पर भी कोई ना कोई होगा, तो भैया हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी विराट कोहली को अच्छा खासा समय लगेगा, है ना, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में, क्योंकि भाई इनसे थोड़ा छोटा मोटा नहीं, ठीक है, 34,357 रन है। किसके, याद रखना, तो किसके हैं? तो भाई साहब सचिन तेंदुलकर के हैं। अभी आपको पूरे 6,000 रन पार करने हैं सर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको कितना? 6,000 रन पार करने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो इन्होंने, अभी देखिए इनका रिकॉर्ड तो तोड़ा नहीं,
किसी एक का तो रिकॉर्ड तोड़ा होगा ना भाई साहब, तो संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लियर अपन यहाँ पे संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। और संगकारा कहाँ के थे याद रखना, अभी तीसरे नंबर पे आ चुके हैं संगकारा। ये आप देखो संगकारा, ठीक है, संगकारा श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं, ठीक है बच्चों। ये दूसरे नंबर पे थे और पहले नंबर पे सचिन तेंदुलकर थे। अभी विराट कोहली ने 28,000 रन मार दिए हैं और 28,000 रन मारने के साथ ही विराट कोहली नंबर 1 पर जा चुके हैं। क्लियर पॉइंट। संगकारा के कितने 28,016 रन है, 28,016 रन संगकारा के आप लोग दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो विराट कोहली हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओनली वनडे गेम खेलते हैं, ओनली यहाँ पे ओडीआई खेल रहे हैं, यानी कि वो टेस्ट मैच से जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और T20 से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोनों से ही। तो अभी वो क्या खेल रहे हैं, तो ओडीआई खेल रहे हैं और इसी उम्मीद में खेल रहे हैं कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो वर्ल्ड कप ये भारत को दिला पाएंगे। तो विराट कोहली जो 28,068 रनों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, जो सचिन तेंदुलकर के 34,357 रनों के बाद है। उन्होंने कुमार संगकारा के 28,016 रनों के पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि भारत के वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान हासिल की। क्लियर बच्चों, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपके विराट कोहली सर हैं और विराट कोहली सर को सभी हम लोग किंग कोहली के नाम से जानते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं हम लोग इनको। तो देखते हैं अभी ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, या फिर उसके पहले ये अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज, ठीक है, कि ये इन्होंने किसके खिलाफ यहाँ पे इन्होंने मैच खेला है, क्या देखेगा। तो चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, हालांकि वैसे तो लिखा हुआ मैं ढक लेता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 8th, ठीक है, 8th इंडिया एआई रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लखनऊ। लखनऊ में हमारी, इसको 8th मत लिखो, ठीक है, ये 8th मत लिखो, दिस इज नॉट 8। यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, दिस इज नॉट 8, ठीक है, ये 8वां नहीं है, इसलिए आप लोग 8वां नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए 8 होने वाले हैं, ठीक है, मैंने कहा था टाइप इसको 8 होने वाले हैं, तो कुछ मिस्टेक हुई होगी। देखिए बच्चों अभी क्या होने वाला है, फरवरी 2026 में ग्लोबल एआई इंपैक्ट होने वाला है, ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ठीक है बच्चों, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है। अब ये आप समझिए ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस क्या है सर, हमने अभी तक तो एआई कॉन्फ्रेंस तो सुना था, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है। एआई का मतलब क्या होता है बच्चों कि एआई को कैसे हम लोग इंप्रूव करें, एआई को कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंप्रूव करें, एआई का इस्तेमाल को कैसे हम लोग और बेहतर बनाएं, एआई में कौन कौन से देश आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों से सलाह मशवरा करके सारे देश एआई का इस्तेमाल करें, इसलिए कॉन्फ्रेंस होती है ना। लेकिन यहां पे हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एआई के इंपैक्ट को देखने के लिए, एआई के इंपैक्ट को देखने के लिए। अब एआई का इंपैक्ट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एआई का इंपैक्ट का मतलब क्या है, एआई का असर कैसा पड़ रहा है, एआई का असर बुरा पड़ रहा है कि एआई का असर अच्छा पड़ रहा है, कि एआई को जो बुरा पड़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए, जो अच्छा असर पड़ रहा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो एआई के इंपैक्ट यानी कि असर को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है फरवरी 2026 में, और इंडिया जो है उसको लीड करेगा, ठीक है। चेयरमैन किसका होगा भाई साहब, तो चेयरमैन यहाँ पे इंडिया होगा, याद रखना। मीटिंग कहां पे होगी, तो दिल्ली में होगी, और दिल्ली में कहां पर होगी, तो भारत मंडपम में होगी, ठीक है बच्चों, भारत मंडपम में ये दिल्ली का भारत मंडपम में ये आयोजन किया जाएगा। अब इसको करने से पहले भारत ने कहा कि यार ये पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इस तरीके की मीटिंग, तो भारत ने सोचा कि हम आठ प्रिपरेटरी करेंगे, प्रिपरेटरी, ठीक है बच्चों याद रखना, प्रिपरेटरी 8 हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेटरी एआई इंपैक्ट समिट करेंगे, ठीक है, एआई इंपैक्ट समिट करेंगे, एआई इंपैक्ट समिट करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है प्रिपरेटरी एआई समिट का, कि भैया ये फाइनल, मान लो फाइनल मैच है और ये टेस्ट कर करके ट्रायल मैच होता है ना, हम लोग खेलते हैं, तो ये टेस्ट करेंगे जो अलग अलग भारत के शहरों में
किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भारत के अलग अलग शहरों में किया जाएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि लखनऊ में किया जा रहा है 12 से लेकर के 13 जनवरी तक। ठीक है, लखनऊ में किया जा रहा है, लखनऊ में किया जाएगा। क्लियर अपन बच्चों, याद रखिएगा। तो आप लोग देखोगे आठवां, या आठवां नहीं है, एआई क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन यानी कि इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 12-13 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्यों में एआई शासन और समावेशी एआई अपनाने का प्रदर्शन करना है। समावेशी एआई का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एआई, यानी कि इसको हर जगह इंक्लूड करके चलो। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस में, एजुकेशन में, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो, लेकिन कैसा इस्तेमाल हो? पॉजिटिव इस्तेमाल हो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? जब हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 8 ऐसे शहरों में इस तरीके का आयोजन करने का सोचा था भारत ने, ताकि फरवरी में जो मेन ग्लोबल लेवल वाला एआई इम्पैक्ट समिट है, उसके पहले 8 बार हम लोग प्रैक्टिस कर लें, 8 बार हम लोग ट्रायल कर लें। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? द इंडिया एआई रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन लखनऊ 12-13 जनवरी 2026 को। ठीक है, अब ये कौन करवा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन करवा रहा है? माइटी। ठीक है बच्चों, माइटी 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 कौन सा मंत्रालय होता है? तो माइटी मंत्रालय होता है बच्चों, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये माइटी होता है। और कौन है अभी मंत्रालय में? तो अश्विनी वैष्णव सर हैं। ठीक है बच्चों, अश्विनी वैष्णव सर हैं। ये सारी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, अश्विनी वैष्णव सर हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अगला जो आपका न्यूज आता है वो क्या आता है? एक्सरसाइज सांझ शक्ति। ठीक है, सांझा शक्ति कंडक्टेड इन जनवरी 2026 एट दिघी हिल्स। अब देखिए, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? सांझा शक्ति। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? सांझा शक्ति। अब इसका मतलब क्या होता है? सांझा शक्ति, इसका मतलब क्या है? अभी चलिए एक सिचुएशन देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी शहर में जो कि बॉर्डर से थोड़ा पास है ना, कोई गांव जो कि बॉर्डर से पास है, उसमें कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि आग लग गया है या फिर कुछ भी ऐसा हो गया है, भूकंप भूकंप कुछ भी आ गया है, तो वहां पे बॉर्डर पे कौन खड़े हैं? हमारे फौजी भाई लोग खड़े हैं। और लेकिन अंदर फौजी भाइयों की जिम्मेदारी थोड़ी है, अंदर तो बहुत सारी एजेंसीज है ना, वो काम करेंगी। जैसे कि अंदर फायर ब्रिगेड हो गया, वो काम करेगी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो आपका जो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है वो काम करेगा, आपदा प्रबंधन वाला। तो लेकिन वो है बॉर्डर पे ना, है बॉर्डर पे। तो अभी एक कॉन्सेप्ट आया है, मतलब लॉन्च किया जा रहा है भारत के द्वारा, कि जो हमारी आर्मी है वो और जो सिविल फोर्सेस हैं वो मिल करके इस ऑपरेशन को करेंगी, ताकि बॉर्डर एरियाज में जितने भी ऐसी आपदा हैं, बॉर्डर एरिया में जितने भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं या कोई अटैक ही हो जाता है, तो उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है बच्चों, तो सांझा शक्ति किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारी आर्मी के द्वारा, यानी कि हमारी फौज के द्वारा, और प्लस सिविलियन। ठीक है बच्चों, सिविलियंस के द्वारा किया जा रहा है, सिविलियन एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, और कितनी सिविलियन एजेंसीज हैं? तो 16 सिविलियन एजेंसीज हैं। ठीक है बच्चों, 16 सिविलियन एजेंसीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। क्लियर अपन बात, याद रखना। तो अभी देखिएगा कि सांझा शक्ति का मतलब दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या है? ना ही कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना ही एयरफोर्स है, और ना ही एक कोई नेवी एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज है? सांझा एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी फोर्सेस प्लस सिविलियंस दोनों मिल करके एक्सरसाइज करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी किस तरीके से आपदा को संभालना है, किस तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उससे निपटना है। और कहां पे किया जा रहा है? तो दिघी हिल्स। कहां पे? तो दिघी हिल्स। ठीक है बच्चों, कहां पे? तो दिघी हिल्स में किया जा रहा है, दिघी हिल्स। अब दिघी हिल्स कहां पे है? तो पुणे में है। दिघी हिल्स कहां पे है भाई साहब? तो पुणे में है, पुणे में है। और पुणे यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है बच्चे, पुणे यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो कि आपको याद रखना है। सांझा शक्ति अभ्यास जनवरी 2026 में पुणे की दिघी हिल्स में आयोजित किया गया, जिसका
उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना है। यानी कि दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या काम करेंगी, ठीक है, आपदा प्रबंधन करेंगी। आपदा प्रबंधन, अब आपदा प्रबंधन का मतलब क्या होता है भाई साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी ऐसा जैसे कि आग लग जाए या फिर तूफान आ जाए या फिर किसी भी तरीके का अटैक ही हो जाए, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, ये युद्धाभ्यास में बताया जाएगा। युद्धाभ्यास में दोनों मिलकर के कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें। यही आपका साझा शक्ति अभ्यास है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इटली, इटलीज कैवेलियर, इटलीज कैवेलायर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया अवार्ड टू श्रीनिवास डेम्पो। अभी देखिए क्या कह रही है, इटली द्वारा श्रीनिवास डेम्पो को कावालियरे कावालियरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालिया, ठीक है बच्चों। ये इटालियन लैंग्वेज है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपको पूछा भी नहीं जाएगा इस लैंग्वेज में। ये क्या है, इटली का हाईएस्ट अवार्ड है, इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो इटली कॉन्फर्ड द कैवेलियरे डेले ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया ऑन गोवा इंडस्ट्री श्रीनिवास डैम्पो एट द सेरेमोनियल इन गोवा। तो ये क्या है भाई साहब, ये अवार्ड क्या है, इटली का, क्या है ये, इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है बच्चों, सिविलियन अवार्ड है। ये विदेशी लोगों को भी दिया जा सकता है, यानी कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है, नागरिक सम्मान पुरस्कार, ठीक है बच्चों, नागरिक सम्मान पुरस्कार है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भारत रत्न होता है ना, वैसे इनके यहाँ पे ये दिया जाता है। और ये किसको दिया जा रहा है, ठीक है, तो श्रीनिवास डेम्पो को, श्रीनिवास डेम्पो को दिया जा रहा है, श्रीनिवास डेम्पो को दिया गया। और कहां पे दिया गया, तो गोवा में ही दिया गया, गोवा में ही दिया गया। और ये कौन है, गोवा के तो उद्योग बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है बच्चों, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, यानी कि बहुत अमीर इंसान है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं श्रीनिवास डेम्पो जी। इनका जो इंडस्ट्री का नाम है डेम्पो इंडस्ट्री है, इनका नाम क्या है, डेम्पो इंडस्ट्री, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे डेम्पो इंडस्ट्री इनका नाम है, मतलब इनकी इंडस्ट्री का नाम है। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा। अब इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भारत और इटली के बीच, इन्होंने भारत और इटली के बीच, इन्होंने भारत और इटली के बीच बहुत सारे ऐसे संबंध बनाने की कोशिश किया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस संबंध ही नहीं, बिजनेस रिलेशनशिप ही नहीं है। जैसे कि इन्होंने इटली के जो जो आदमी जाते हैं, इटली के जो नागरिक जाते हैं, उन्हें टूरिज्म में प्रॉब्लम होती है तो इनकी ये कंपनी हेल्प करती है। अगर उनको वीजा में कोई दिक्कत आती है तो ये कंपनी हेल्प करती है। उनको जॉब चाहिए इटली वालों को तो ये कंपनी हेल्प करती है। मतलब हर तरीके से, चाहे वो वहां के नागरिकों के लिए हो, चाहे वो खुद इटली की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो, जो भी वजह रही हो, लेकिन इन्होंने इटली के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं, वहां के बहुत सारे लोगों को अपनी इंडस्ट्री में जॉब भी दिया है। इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसको हम लोग इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं। अब नाम आपको ये नहीं पूछा जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए तो आप देखेंगे कि इटली ने गोवा में आयोजित एक समारोह में भारतीय उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को भारत में इतावली नागरिकों के समर्थन के लिए, इतावली नहीं है, इटली है, ठीक है, नगर के लिए इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवालियरे डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डी इटालियन पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, गोवा में इनको पुरस्कार दिया गया, और किसको पुरस्कार दिया गया, तो श्रीनिवास, पुरस्कार किसको दिया गया, श्रीनिवास। ठीक है बच्चों, श्रीनिवास, श्रीनिवास। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। तो श्रीनिवास जी को, और इनकी इंडस्ट्री कौन सी है, डेम्पो इंडस्ट्री है, तो श्रीनिवास डेम्पो, याद रखना आप लोग नाम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज आता है, एपेडा का रीजनल ऑफिस खुला है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। एपेडा क्या होता है, ठीक है, एपेडा क्या होता है, देखिए हमारे किसानों को ना
अपना प्रोडक्ट, अपना फसल एक्सपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। एक्सपोर्ट बोले तो निर्यात करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो यहाँ पे एपेडा बनाया गया था 1985 में। एपेडा बनाया गया था 1985 में, ठीक है। अब ये एपेडा का फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा, एग्रीकल्चरल, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड। एग्रीकल्चरल याद रख लेना, ठीक है, एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल, ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड, फूड, ठीक है बच्चों, प्रोसेस्ड फूड, एपीई, ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लियर है बच्चों, एक्सपोर्ट, डी मतलब डेवलपमेंट, 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 ऑथोरिटी, ऑथोरिटी, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो यानी एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा है, और 1985 में बनाया गया था। ये हमारे देश का जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, उनके एक्सपोर्ट को देखता है, उनके रूल रेगुलेशन बनाता है। तो इसी का एक रीजनल ऑफिस, इसी का एक रीजनल ऑफिस खोला गया है। और कहां पर खोला गया है? तो रायपुर में खोला गया है। कहां पर? तो रायपुर में खोला गया है। और रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ बच्चों, ठीक है, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में खोला गया है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना। और ये अब यहाँ पे क्या काम करेगा? तो ये किसानों को क्या होगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, ठीक है, किसानों को फॉरेन मार्केट से जोड़ेगा, किसानों को फॉरेन मार्केट से जोड़ेगा, किसानों को फॉरेन मार्केट से जोड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा ये, ठीक है, किसानों के प्रोडक्ट को कैसे फॉरेन मार्केट तक पहुंचाना है, यानी कि पैकेजिंग कैसी रखनी है, स्टैंडर्ड कैसा रखना है, ये सब कुछ बताएगा, ठीक है। यानी कि पैकेजिंग कैसी रखनी है, स्टैंडर्ड कैसा रखना है, ये सब कुछ बताएगा, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड कैसा रखना है ये सब कुछ बताएगा। तो अब ये रायपुर में भी होगा, तो छत्तीसगढ़ को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एपेडा, एपेडा ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन रायपुर, छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सेकेंड इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अभी देखिए सेकेंड राइस समिट का मतलब क्या है, सेकेंड राइस समिट का मतलब क्या है। सेकेंड राइस अभी जो आपका अभी जो डेट जारी है, ठीक है, 9 तारीख से लेकर के 13 के बीच में ये समिट किया गया है। और इसी समिट में बताया गया है कि हाँ भैया अब एपेडा का एक ब्रांच खोला जा रहा है रायपुर में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है रायपुर। और किसने खोला है? तो अपेडा। चलिए, स्कॉर्प, स्कॉर्प इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर लॉन्च किया गया है। और कौन सी कंपनी है? एक्सटेर्रा रोबोटिक, एक्सटेर्रा रोबोटिक। तो देखिए एक्सटेर्रा जो है, एक्सटेर्रा, एक्सटेर्रा, ठीक है बच्चों, एक्सटेर्रा ये एक रोबोटिक कंपनी है, ठीक है, एक ये रोबोटिक कंपनी है। और कहां की कंपनी है? रोबोटिक कंपनी है, ठीक है बच्चों, रोबोटिक कंपनी है। और ये रोबोटिक कंपनी कहां की कंपनी है? तो कानपुर की कंपनी है, यानी कि इंडिया की है, ठीक है बच्चों, इंडिया की है, यानी कि कानपुर की है, कानपुर की है। अभी इसने ऐसा एक रोबोट बनाया है, अभी इसने ऐसा रोबोट बनाया है जो कि पैरों से भी काम कर सकता है, हाथ से भी काम कर सकता है, याद रखना। लेग्ड मैन्युपुलेटर, यानी कि अपने हाथ से कोई भी सामान उठा सकता है, बक्सा उठा लेगा, बोरी उठा लेगा, और उसको ऐसे चलते चलते काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग चलते चलते कान खुजा लेते, चलते चलते कुछ भी कर लेते हैं, ये चलते चलते सारा काम कर लेगा, ठीक है। ये पहली बार ऐसा इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर, इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर, जिसका नाम क्या है? स्कॉर्प, ठीक है, इंडिया का पहला ये वाला बंदा है, ठीक है। लेग्ड क्या है? लेग्ड मोबाइल, लेग्ड मोबाइल। यहां मोबाइल का मतलब वो हेलो हेलो वाला नहीं, मोबाइल का मतलब मूव करने वाला, ठीक है। लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर, मैन्युपुलेटर का मतलब कोई भी चीज उठा के, यहाँ पे मतलब मैन्युपुलेटर का मतलब कोई भी चीज उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला, ठीक है, मैन्युपुलेटर, ठीक है बच्चों, याद रखना मैन्युपुलेटर। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मैन्युपुलेटर। तो लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है? स्कॉर्प, इसका नाम क्या है? तो स्कॉर्प, स्कॉर्प। क्लियर बच्चों, नाम क्या है इसका? तो स्कॉर्प इसका नाम है। तो इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैन्युपुलेटर स्कॉर्प, डेवलप्ड बाय एक्सटेर्रा रोबोटिक्स, डेवलप्ड बाय एक्सटेर्रा रोबोटिक्स। क्लियर पॉइंट, किसने डेवलप किया है? तो एक्स
एक्सोटेर्रा रोबोटिक्स जो कंपनी है, ठीक है, रोबोटिक्स, और इसका साथ किसने दिया है, याद रखना, या फिर यूं कह लो ये कंपनी का जो स्टार्टअप किया है वो कौन से लोग हैं और इसका सपोर्ट किसको मिला है, तो आईआईटी कानपुर का सपोर्ट है, ठीक, आईआईटी कानपुर। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाया है, तो आईआईटी कानपुर भी कानपुर ने बनाया है। सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प, जिसे एक्स टेर्रा रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। जटिल भूभाग में नेविगेशन। अब सवाल क्या आता है कि सर पहले रोबोट नहीं थे क्या, पहले भी तो रोबोट चल पाते थे, पहले भी तो रोबोट ये हाथ से पानी उठा लेते थे, बोतल उठा लेते थे। तो याद रखना उनकी जो फंक्शनिंग बहुत कम होती थी, वो हर जगह नहीं चल सकते थे। वो एक प्रॉपर मशीन था जो घरों में चल सकते थे, एक प्रॉपर मशीन है जो ऑफिस में काम कर सकते थे। लेकिन ये वाला रोबोट ना पहाड़ों में चल सकेगा, ये वाला रोबोट बर्फों में चल सकेगा, यानी कि प्रॉपर इंसान जितना एक्टिव रहता है ना उतना एक्टिव ये रह सकता है। तो इसलिए यानी कि किसी भी भूभाग पर नेविगेशन के काम में आ सकता है, अवसंरचना निरीक्षण कर सकता है, यानी कि जो भी इनोवेशंस वगैरह होती हैं या फिर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये चेक कर सकता है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जा सकता है, ठीक है बच्चों, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जा सकता है। और आप इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है, युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये पुराना वाला रोबोट भी मूव कर सकता था, ये वाला रोबोट भी मूव कर सकता है, लेकिन पुराना वाला रोबोट एक लिमिटेशन के साथ मूव करता था, उसके हाथ भी आप देखना पता चल जाता था कि ये रोबोट है, ठीक है, ये भैया एक मूवमेंट का लिमिटेशन होता था। ये प्रॉपर ऐसे मूव करेगा कि जैसे कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, एकदम स्मूथ मूव करेगा, आराम से जैसे आदमी एप्पल उठा के खा रहा है वैसे इतना स्मूथली सामान को उठा पाएगा। इसलिए इसको क्या बोला बोला गया है, ठीक है। पहला लेग यानी कि पैर हैं इसके, मोबाइल मैनिपुलेटर यानी किसी भी तरीके से उठा के आराम से इसको क्या कर दिया जाएगा, लेके चले जाएगा, ये किसी को भी उठा के लेकर के जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, ये दिखाई दे रहा है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये किस काम में आता है, आग बुझाने के काम में आता है। आग लगी, ये भाई अपना फटाक से उठाएगा, फटाक से लॉक खोलेगा और फटाक से आग बुझा देगा। ये इतना एक्टिव है आप समझिए, यानी कि इसको उठा सकता है। वो वाला रोबोट इसको उठा करके, ठीक है, प्रॉपर खोल के नहीं कर सकता है। वो वाला रोबोट इसको ऐसे 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 उठा के लेके ही जा सकता है, ठीक है, ऐसे रख के एक तरफ ढक्कन खोल के यूज नहीं कर सकता, इतना एक्टिव नहीं होगा। यानी कि वो उसके हाथों जितना काम नहीं करता था, वो एक मशीन ही था समझिए। लेकिन ये प्रॉपर, आप वो फिल्मों में मत जाना कि रजनीकांत जो रोबोट था वो प्रॉपर ऐसे काम करता है, नहीं, ठीक है, वो एक मूवी थी। उतना बेहतरीन रोबोट अभी तक भी नहीं बना है जिसको फीलिंग आने लग जाए, ठीक है, जो ऐश्वर्या राय से प्यार करने लग जाए, ठीक है, इतना रोबोट अभी तक नहीं बना है। दैट इज इमेजिनेशन, सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉट, जिसे एक्स टेर्रा रोबोटिक्स आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, जटिल भूभाग नेविगेशन और अवसंरचना निरीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। करेक्ट बच्चों, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोगों को सवाल कराए गए हैं उन सारे सारे सवालों में से आप जो भी टॉपिक कराए गए उनमें से आप लोग यहाँ पे क्या आंसर देने वाले हो। डीआरडीओ द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा अभी एक ये वाला जो टॉपिक था ब्लैंक आ गया था ना स्क्रीन, उसी में था ये, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डीआरडीओ द्वारा, ठीक है बच्चों, MPATGM, मैं यहीं पे बताता हूँ, MPATGM लॉन्च किया गया है डीआरडीओ द्वारा। अब ये क्या है MPATGM, यानी कि मैन पोर्टेबल, यहां करता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है बच्चों, पोर्टेबल मैन पोर्टेबल, ठीक है, यानी कि आदमी उठा सकता है क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है बच्चों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये आदमी उठा सकता है। और एंटी टैंक यानी कि टैंक उड़ाने के काम में आता है ये मिसाइल। और गाइडेड का मतलब क्या होता है, एक बार निशाना दिखाओ और उसको छोड़ दो, इसको हम लोग फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जानते हैं। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है, निशाने को लगाओ और छोड़ दो, ये अपना आप अपना काम कर देगा, फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं हम इसको। क्लियर पॉइंट बच्चे याद रखना। तो ये जो है बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और इसकी टेस्टिंग कहां पे हुई है आपको बताना है, तो पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान, चांदीपुर टेस्ट रेंज उड़ीसा, के रेंजेस महाराष्ट्र और बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश। तो बच्चों करेक्ट आंसर इज के रेंजेस महाराष्ट्र। एक ब्लैंक पेपर आ गया था उसी में टॉपिक था, बट मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है।
किस भारतीय सेना अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव सचिव पुरस्कार जीता है? बताइएगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विराट कोहली सरपास्ड होम टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट इंटरनेशनल रन स्कोर। किसको पार करके विराट कोहली ने सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर किया है? उसके बाद वेयर वाज द ट्राई सर्विसेज वेटरन डे परेड हेल्ड एट 11 जनवरी 2026? कहां पर किया गया है? ठीक है बच्चों। आगे, इटली द्वारा श्रीनिवास डेम्पो को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको आंसर देना है। जनवरी 2026 में साझा शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो ये आज का कंप्लीट सेशन था दोस्तों। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और बेहतरीन टॉपिक्स हैं ये बच्चों। आप लोग नोट्स बनाते रहें और जो भी आपके डाउट्स हैं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इससे हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे और हमें भी लगेगा कि हाँ हमारे सेशन को आप लोग फॉलो कर रहे हैं और आपके जेन्युइन डाउट्स को हम जेन्युइनली ट्रीट करेंगे और मैं पर्सनली उनमें कमेंट करूंगा दोस्तों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।